हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग माइटोसिस कवर करेंगे। तो माइटोसिस, सबसे पहले माइटोसिस के बारे में कुछ चीज़ें हमें जाननी है। जो डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के बीच में, वो जो स्लाइटली जो डिफरेंस होता है, जो सबको पता होता है, उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में जो होता है वो, अगर माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर 46 है, ठीक है, मान लो कि इसमें क्रोमोसोम 46 है, तो जब ये डिवाइड होगा, सेल डिवीज़न जब होगा माइटोसिस के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो है 46 और 46 ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न यहाँ पे होता है। और अगर हम लोग मियोसिस चेक करें तो मियोसिस में क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम नंबर हमारा 46 है, तो डिवीज़न के बाद जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमारा हाफ हो जाता है, 23 एंड 23 हो जाता है। तो ये हमारा मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, और माइटोसिस में क्या होता है, हमारा इक्वेशनल डिवीज़न होता है। ठीक है, तो अब माइटोसिस जो है वो कहाँ पे हमारे बॉडी में, कहाँ पे ये डिवीज़न ऑकर होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे होता है, ये माइटोसिस हमारा सोमैटिक सेल में होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल क्या होता है? सोमैटिक सेल मतलब बॉडी सेल्स, बॉडी में जहाँ भी हमारे स्किन में होता है या कहीं हमारे मतलब जर्म सेल के अलावा बॉडी में जहाँ कहीं भी डिवीज़न होता है, तो वो क्या होता है, माइटोसिस डिवीज़न होता है। और मियोसिस जो है वो हमारे बॉडी में जर्म सेल में होता है। जर्म सेल मतलब क्या, स्पर्म, ओवम, ये सब में। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, मियोसिस होता है, और इनके अलावा जो भी सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस होता है। तो ये था स्लाइटली डिफरेंस हमारा माइटोसिस और मियोसिस में। तो आज हमें कंप्लीट करना है माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर इसके सेम होते हैं। अगर 46 है तो 46 ही क्रोमोसोम नंबर रहेंगे। और जो इसमें डॉटर होता है, डॉटर सेल जो होता है वो क्लोन होता है मदर सेल का। लाइक अगर डॉटर सेल ये है, ठीक है, ये हमारा अगर डॉटर सेल है, तो हमारा क्रोमोसोम जो मदर सेल के ये बिल्कुल सेम होगा। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि डॉटर सेल जो होता है वो क्लोन ऑफ द मदर सेल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सेल होता कैसा है। ठीक है, तो ये है हमारा मदर सेल, मदर सेल। ठीक है, तो मदर सेल में क्या है, हमारा मदर सेल है। मदर सेल में सबसे पहले हमें देखना है कि ये हमारा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन है। ये हमारा साइटोप्लाज्म, और ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसको कि हम लोग कैरियन भी कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद क्या होता है, ये हमारा मदर सेल है। अब ये सेल क्या होगा, हमारा डिवाइड होगा। ठीक है, तो डिवाइड होने के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो डिवाइड जब होता है कोई सेल, तो सबसे पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस से आप समझ ही रहे होंगे कि हम लोग न्यूक्लियस को क्या कैरियन कहते हैं, और कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे पहले टूटता है, एंड देन हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, देन साइटोकाइनेसिस होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, तो अभी हमको अब देखना है कि सेल डिवीज़न कैसे होता है माइटोसिस में। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फेज से होके गुजरना होता है सेल को। तो सबसे पहले है कि कोई सेल को अगर काम करना है, तो जैसे कि एक सेल है ये, तो इसको सबसे पहले क्या करना होगा, ये थोड़ी देर क्या करेगा, रेस्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी देर ये रेस्ट पोजीशन में जाएगा, फिर ये खुद को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयर फॉर सेल डिवीज़न। अपने आप को सेल डिवीज़न के लिए ये प्रिपेयर करेगा। ठीक है, सेल डिवीज़न के लिए प्रिपेयर करेगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स बनाएगा, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, ग्रो करेगा, एंड फाइनली जाके फिर क्या करेगा, अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेगा, परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो ये सारी चीज़ें जब जो ये करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज। तो सेल को डिवीज़न करने से पहले इंटरफेस से होके गुजरना होता है। ठीक है, तो इंटरफेस में हमारे क्या क्या आ जाते हैं, G1, S
और G2, ये 3 फेज़ हमारे होते हैं, ठीक है। तो G1 फेज़ में क्या होता है, G1 फेज़ में जो होता है सेल वो रेस्ट करता है और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस वो करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग G1 मतलब गैप 1, ठीक है, गैप 1 फेज़ इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। अब क्या होता है, गैप 1 फेज़ के बाद वो एस फेज़ में जाता है। एस फेज़ क्या है, सिंथेसाइज फेज़, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे हमारा नर्व सेल्स जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है। वो सिंथेसाइज नहीं करता है, तो इसलिए क्या होता है, गैप 1 फेज़ के बाद वो जो होता है वो सिंथेसाइज नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता है, तो वो क्या होता है G0 फेज़ में, जिसको हम लोग कहते हैं G0 फेज़ में वो क्या होता है, अपने आप को स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो वो वहीं तक रहता है और बाकी जो सेल्स होते हैं वो फिर आगे की फेज़ की तरफ बढ़ते हैं। इन तीनों फेज़ को मिला के हम इंटरफेज़ कहते हैं। पहला गैप 1 फेज़ जिसमें क्या होता है वो रेस्ट करता है और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। सेकेंड सिंथेसाइज फेज़ में वो क्या करता है कि सेल जो होता है वो सिंथेसाइज फेज़ में अपना जो DNA होता है उसको डबल करता है, ठीक है। DNA सिंथेसाइज करता है, जेनेटिक मटेरियल को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। सिंथेसाइज जेनेटिक मटेरियल, फिर से गैप 2 फेज़ में आके थोड़ा रेस्ट करता है, ग्रो करता है, इसमें ग्रोथ करेगा और प्रोटीन ऑब्टेन करेगा। फिर से इस फेज़ में आके थोड़ा रेस्ट करेगा, ग्रोथ करेगा एंड देन ताकि जाके तब वो क्या सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करेगा। तो सेल डिवीज़न से पहले इतने फेज़ से होके सेल को गुजरना पड़ता है, ठीक है। और ये इंटरफेज़ जो होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है सेल का, ठीक है। इस तीनों फेज़ से होके गुजरता है, देन जाके फर्दर जो होता है सेल डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। G0 फेज़ ऐसा पीरियड होता है जिसमें क्या होता है, ऐसा पीरियड और सेल साइकिल का जिसमें सेल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है जब वो आगे सिंथेसाइज नहीं करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें पढ़ना है सेल डिवीज़न, माइटोसिस में सेल डिवीज़न कैसे होता है, ठीक है। इससे पहले हमने ये देखा कि सेल डिवीज़न होने से पहले एक सेल में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न जो होता है वो 2 इसमें हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा हमारा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होते हैं, 4 फेज़ होते हैं, से हम लोग PMAT ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारा प्रोफेज़, दूसरा होता है मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़, ठीक है। ये चारों फेज़ होते हैं हमारे कैरियोकाइनेसिस में, न्यूक्लियस के डिवीज़न में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रोफेज़, ठीक है। प्रोफेज़ से हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रोफेज़ में क्या होता है कि जो हमारे सेल होते हैं वो तो हमारे सिंथेसाइज होकर डबल हो चुके होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोफेज़ में प्रेजेंट होंगे। तो प्रोफेज़ में 2 फेज़ आते हैं, एक अर्ली प्रोफेज़ और एक लेट प्रोफेज़, ठीक है। तो पहले इस तरीके से सेल हमारा प्रेजेंट है, क्रोमेटिन इस तरीके से अलग अलग होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो अर्ली प्रोफेज़ में हमारे क्या होता है कि इसके बाद जब अर्ली प्रोफेज़ आता है तो इस फेज़ में क्या होता है, जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में चेंज होने लग जाते हैं, ठीक है। वो इस तरीके से करके क्रोमोसोम में चेंज होते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम बना लेते हैं। और क्रोमोसोम जो होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा क्रोमोसोम्स है, तो
इन दोनों क्रोमोसोम को आपस में हम क्या कहते हैं? इन दोनों को आपस में हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और यही क्रोमोसोम अगर किसी और क्रोमोसोम के बगल में है, लाइक जैसे ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, दो क्रोमोसोम जो होता है वो आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे, और ये जो अलग अलग दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अर्ली फेज में क्या होता है? जो क्रोमेटीन होता है वो क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज में हमारा क्या हो गया? अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमेटीन है वो क्रोमोसोम में चेंज हो गया। ठीक है, अब है हमारा लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होता है? जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, ये क्रोमोसोम, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस होते हैं और यहाँ पे सेंट्रीओल्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो इसमें क्या होता है? लेट प्रोफेज में धीरे धीरे जो हमारे न्यूक्लियोलस है वो क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, और ये सेंट्रियोल, जिसका क्या है? ये स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स जो क्या होते हैं वो पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल मूव्स टू पोल। ठीक है, पोल की तरफ सेंट्रियोल्स मूव करने लग जाता है। तो ये लेट प्रोफेज में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस धीरे धीरे क्या होता है? न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाते हैं, और जो सेंट्रियोल्स है वो धीरे धीरे पोल की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये हमारा लेट प्रोफेज में हो गया। अब लेट प्रोफेज के बाद क्या है? मेटाफेज। मेटाफेज, मेटा मतलब क्या होता है? मेटा मतलब होता है मिडिल। ठीक है, मेटा मतलब मिडिल। तो मेटाफेज में क्या होता है? सॉरी, ये तो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट चुका है। सेंट्रियोल हमारा पोल पे जा चुका है। मेटाफेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल्स जो है वो स्पिंडल फाइबर बनाने लग जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बना के ये यहाँ पे काइनेटोकोर की तरफ अटैच हो जाते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर क्या होता है? जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, तो ये बीच में अटैच होता है कहाँ से? काइनेटोकोर से। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? काइनेटोकोर जो से ये अटैच हो जाते हैं, इसको हम लोग जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर के पास एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेंट्रोमेयर है, और इसमें जो प्रोटीन है उसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। वो क्या करता है? इन दोनों को अलग करने में मदद करता है, डिटैच करता है। ठीक है, तो ये जो सॉरी वीडियो कट लग गया यहाँ पे, हम लोग फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम हमारा बीच में जो अटैच होता है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, और सेंट्रोमेयर के पास जो एक प्रोटीन होती है उसे हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। वो प्रोटीन क्या करती है? वो दोनों क्रोमोसोम्स को अलग करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है? जो
हमारा सेंट्रियोल्स होता है वो जाके सेंट्रोमेयर के पास काइनेटोकोर के पास जाके स्प्लेंडर फाइबर बना के उसमें अटैच हो जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या करे, उन दोनों को काइनेटोकोर की मदद से डी अटैच करके पोल तक ला सके, ठीक है। तो ये तो एक क्रोमोसोम के अंदर मैं बना रही हूँ। इसको अगर आप देखोगे ऐसे तो 46 टोटल होता है, पर समझाने के लिए एक बना के समझाया जाता है, पर मैं 2-3 बना के समझाती हूँ कि क्या होता है कि मिडिल में ये जो होता है ये अलाइन हो जाता है, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सब मिडिल में अलाइन हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे हमारा क्रोमोसोम है ये सारा मिडिल में आके अलाइन हो जाता है, और यहाँ हमारा सेंट्रियोल है, ये क्या करता है, ये स्पिंडल फाइबर से इनको पोल की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का मेटाफेज में जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो मेटाफेज में इस तरीके से क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रोफेज में हमने देख लिया कि प्रोफेज में क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाते हैं, और लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, सेंट्रियोल पोल्स पे चले जाते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम मिडिल में अलाइन हो जाते हैं, और सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर्स से क्या करता है, उन्हें खींच के और मिडिल में अलाइन कर देता है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा एनाफेज। एना मतलब होता है बैक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं बीच में मिडिल में जो अलाइन हो जाते हैं उनको क्या होता है, स्प्लेंडर फाइबर और काइनेटोकोर की मदद से उन्हें पोल के पास बुलाया जाता है, ठीक है। तो एनाफेज, ठीक है। एना मतलब हो गया बैक। अब इसमें ये जैसे हमारा सेल है तो ये मिडिल में जो अलाइन था, तो इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो उनको पोल के पास खींचते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर की मदद से पोल के पास इसको वो बैक खींचते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एनाफेज में हो गया, ठीक है। अब एनाफेज के बाद क्या है, टीलोफेज। टीलोफेज, अब टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, ये सब अराइव हो जाते हैं पोल्स में, ठीक है। सारे क्रोमोसोम्स पोल पे आ जाते हैं, और पोल पे आने के बाद ये वापस से क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये बनने लग जाते हैं पोल पे आने के बाद, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो अपीयर हो जाता है, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है, और ये इस तरीके से फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या क्या होता है, टीलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम arrives at pole, डॉटर क्रोमोसोम arrives at pole, क्रोमेटिन अनवाइंड हो जाता है, अनवाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया, न्यूक्लियोलस अपीयर, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारा अपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर, ठीक है। ये सारे हमारे टीलोफेज में होते हैं। टीलोफेज में यहाँ तक होने के बाद फिर होता है, ये तो हमारा हो गया कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या हो गया, डिवीज़न हो गया। अब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे ये कैरियोकाइनेसिस में ये चीज़ हुआ, यहाँ पे हमारा क्रोमेटिन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस में धीरे धीरे जो
सेल वॉल होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, वो इस तरीके से शेप बना लेते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। और फिर बाद में ये यहाँ से टूट के और ये अलग सेल्स बना लेती हैं। और उस टीलोफेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो वापस से अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तो वापस से यहाँ पे सेंट्रियोल्स आ गए। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस में डिवीज़न हो जाता है। और ये जो एरिया होता है जहाँ से ये डिटैच होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लीवेज फरो। तो इस तरीके से काइरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है माइटोसिस में, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और मियोसिस अगले लेक्चर में मैं डालूँगी। ओके, थैंक यू।